मुंबई की उन तंग और अंधेरी गलियों में जहां इश्क सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हथियार होता है और वफा की कीमत अक्सर लहू से चुकानी पड़ती है। ये कहानी किसी सीधे साधे आशिक की नहीं है, ये कहानी है उस शख्स की जो मोहब्बत भी उतनी ही शिद्दत से करता है जितनी बेरहमी से दुश्मनी निभाता है। यह है अंडरवर्ल्ड की वो दुनिया जहां भरोसा करना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, जहां प्यार कमजोरी नहीं बल्कि सबसे खतरनाक दाव होता है। यहाँ हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच लिया जाता है और हर रिश्ता किसी जंग से कम नहीं। आज की कहानी है इंतकाम, जुनून और उस खतरनाक सफर की जहां रोमियो सिर्फ इश्क नहीं करता बल्कि तबाही मचा देता है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और दमदार कंटेंट आपको मिलते रहें। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है उस्तरा। उस्तरा कोई आम आदमी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम है। उसकी अपनी बड़ी गैंग है और उसके लोग उसे इज्जत से उस्तरा भाई कहकर बुलाते हैं। गैंग के अंदर उसकी अलग ही धाक है और लोग उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन डर के साथ। उस तरह के बारे में हमें धीरे धीरे कुछ सच्चाइयाँ पता चलती है। वो सुपारी लेकर कत्ल करता है। पैसा, शराब, लड़कियाँ और ऐश यही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हर रात वो अपने खास दोस्तों के साथ पार्टी करता है और बिना किसी डर के ऐश करता है। एक ऐसी ही रात उस्तरा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। सब लोग किसी बड़ी पार्टी में जाने की तैयारी में थे। तभी वहाँ एंट्री होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर की जिसका नाम है इस्माइल खान। यही कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। हमें पता चलता है कि उस्तरा और इस्माइल खान के बीच एक गंदा लेकिन मजबूत रिश्ता है। असल में इस्माइल खान पर्दे के पीछे से उस्तरा के जरिए काम करवाता है। जिन लोगों को वो खुद नहीं मार सकता उनकी सुपारी उस्तरा को दे देता है। उस्तरा बिना सवाल किए काम पूरा करता है। ये खेल सालों से चलता आ रहा है। इस्माइल खान का साफ कहना है, अगर गंदगी साफ हो रही है तो हाथ किसके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में भी इस्माइल खान उस्तरा के पास एक नई सुपारी लेकर आता है। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि एक बड़ा गैंगस्टर है जो इस वक्त एक थिएटर में मौजूद है। लेकिन इस बार काम आसान नहीं है। इस्माइल खान पहले ही उस्तरा को आगाह कर देता है कि थिएटर के अंदर भारी सिक्योरिटी है। वहाँ मौजूद है पूरी की पूरी टकलू गैंग जो उस गैंगस्टर की जान की हिफाजत कर रही है। मतलब साफ है, अगर उस्तरा ने ये काम कर लिया तो ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि खुली जंग होगी। आमतौर पर ऐसे मिशन में आदमी हथियार लेकर जाता है, बंदूकें साथ रखता है, लेकिन उस्तरा का तरीका सबसे अलग है। उसे बंदूकें नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने साथ खुद जैसे खतरनाक कई आदमी लेकर चलता है। आगे हम देखते हैं कि उस्तरा अकेले ही उस थिएटर के अंदर घुस जाता है। अंदर वही गैंगस्टर आराम से फिल्म देख रहा होता है और उसके चारों तरफ उसके आदमी तैनात होते हैं। थिएटर के भीतर माहौल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर होता है। जैसे ही उस्तरा अंदर कदम रखता है, पूरी की पूरी टकलू गैंग उस पर टूट पड़ती है। चारों तरफ से हमला होता है, लेकिन उस्तरा कोई आम किलर नहीं है। वो अकेले ही एक एक करके सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। कुछ ही देर में थिएटर लाशों से भर जाता है। आखिर में सिर्फ उस्तरा और वो गैंगस्टर ही बचते हैं। इसी दौरान वहाँ एंट्री होती है इंस्पेक्टर इस्माइल खान की। यहीं पर साफ नजर आता है कि उस्तरा और इस्माइल खान के रिश्ते उतने भी स्मूथ नहीं हैं। दोनों के बीच अक्सर तकरार रहती है। बातचीत से पता चलता है कि उस्तरा सालों से इस्माइल खान के लिए काम करता आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच भरोसा अब कमज़ोर पड़ चुका है। अचानक इस्माइल खान खुद उस गैंगस्टर को गोली मार देता है। यहाँ खुलासा होता है कि असली टारगेट कोई और है, जलाल खान। इस्माइल खान उस्तरा को सख्त हिदायत देता है कि उसके पूछे बिना किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उस्तरा वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचते ही उस्तरा के आदमी उसके लिए एक लड़की का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ये लड़की उनके तय किए हुए एल्बम में नहीं होती। उसका नाम होता है अप्सा। जल्द ही पता चलता है कि अप्सा यहाँ किसी और वजह से आई है। वो उस्तरा को 4 लोगों की सुपारी देने आई होती है। उस्तरा उसकी बात सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो अपने आदमियों पर भड़क जाता है और चिल्लाकर कहता है कि ऐसी लड़की को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
आखिरकार अफसा को वहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन अफसा जिद्दी होती है, उसे अपना काम हर हाल में करवाना है, इसलिए वो उस्तरा के घर के सामने ही बैठ जाती है। इधर उस्तरा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने निकल पड़ता है। रात को वो जूली के यहाँ पहुँचता है, जहाँ खूब डांस और मस्ती होती है। जूली वही लड़की है जो सिर्फ उस्तरा के लिए ही डांस करती है। अगली सुबह उस्तरा जब वापस घर आता है तो देखता है कि अफसा अब भी उसके घर के सामने बैठी है। तब वो छोटू को बुलाता है और उसे कहता है कि उस लड़की को अंदर भेजो। जब अफसा घर के अंदर आती है तो एक बार फिर सीधा सवाल करती है, आप एक सुपारी का कितना चार्ज लेते हैं? अफसा अपने साथ ढेर सारे गहने लेकर आई होती है। उसका प्लान साफ होता है, सुपारी के बदले वही गहने पेमेंट के तौर पर देने हैं। वो उस तरह को बताती है कि उसे 4 लोगों को मरवाना है। नाम सुनाते ही माहौल भारी हो जाता है। पठारे, अंसारी, शंकर और जलाल। जैसे ही जलाल का नाम लिया जाता है उस तरह का चेहरा बदल जाता है। वो चुपचाप अफसा के पास आता है और सख्त लहजे में कहता है, जलाल इंसान नहीं है, वो जानवर है। अगर उसे खबर लग गई कि बॉम्बे में कोई उसकी सुपारी लेकर घूम रहा है तो वो तुम्हें ऐसे टुकड़ों में काटेगा कि दफनाने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। लेकिन अफसा डरने वालों में से नहीं होती। वो उस तरह से कहती है, तो फिर अपनी बंदूक दे दीजिए। उस तरह समझ जाता है कि अफसा को हथियार चलाना नहीं आता। इस पर अफसा कहती है कि आप ही मुझे सिखा दीजिए। उस तरह हल्की सी हंसी के साथ जवाब देता है, इससे अच्छा आइडिया ये है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अफसा वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा होता है। घर पहुँचते ही उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आता है, खुद को ख़त्म कर लेने का, क्योंकि जिन 4 लोगों के नाम उसने उस तरह को बताए थे, अगर वो मरे नहीं तो अफसा खुद वैसे ही मारी जाएगी। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें पता चलता है कि अफसा एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जिसका नाम था महबूब। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन घरवालों की सोच बेहद ख़राब थी। शुरुआत में परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, मगर हालात तब बदले जब महबूब बाहर चला जाता है और कुछ वक्त बाद मोटा पैसा लेकर लौटता है। पैसा आते ही इज्जत भी आ जाती है। महबूब जब अफसा के घर उसका हाथ मांगने पहुंचता है तो उसके पिता खुशी खुशी हाँ कर देते हैं, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि महबूब आखिर किन लोगों के संपर्क में आ चुका है। शादी हो जाती है और दोनों बॉम्बे आकर बस जाते हैं। कुछ वक्त तक उनकी ज़िंदगी बिल्कुल फिल्मी लगती है, प्यार, सुकून और खुशियाँ। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं। एक दिन महबूब बुरी तरह जख्मी हालत में घर लौटता है। उसके साथ 2 आदमी होते हैं जो जलाल के खास लोग थे। बाहर दरवाजे पर शंकर भी खड़ा होता है। यहीं से साफ हो जाता है कि महबूब को बेरहमी से पीटने वाले यही लोग थे। अगले दिन अफसा को पूरी सच्चाई पता चलती है। असल में महबूब जलाल के लिए काम करने लगा था। अंडरवर्ल्ड से जुड़े उस खतरनाक आदमी के लिए महबूब वहाँ एक अकाउंटेंट था, हिसाब किताब संभालता था, और अब इसी गलती की सज़ा वो चुका रहा था। अफसा महबूब से लगातार पूछ रही थी कि आखिर ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। एक दिन उसे खुद ही सच्चाई सुनने को मिल गई। ये पैसे जलाल के जरिए आ रहे थे। यह बात जैसे ही अफसा के कानों तक पहुंची, उसका दिल अंदर से टूट गया। उसे ऐसे पैसे बिल्कुल मंजूर नहीं थे। उसी पल उसने महबूब के सामने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसे फैसला करना होगा, या तो वो उसे चुने या फिर जलाल का रास्ता अपनाए। कुछ दिनों बाद जब महबूब पूरी तरह ठीक हो गया तो वह जलाल से मिलने गया। उधर अफसा अपने घर में बैठी बेचैनी से महबूब के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। हर कॉल की आवाज़ पर उसका दिल धड़क उठता था। तो जो खबर मिली उसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। महबूब मारा जा चुका था। यह सुनते ही अफसा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी, जैसे उसके भीतर कुछ भी बाकी न बचा हो। इसके बाद अफसा ने हिम्मत जुटाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसने इंसाफ की उम्मीद में केस दायर किया, लेकिन अंसारी नाम के वकील ने पूरी बाजी ही पलट दी। उसने बड़ी चालाकी से महबूब को ही टेररिस्ट साबित कर दिया। कोर्ट में यह दिखाया गया कि महबूब को इंस्पेक्टर पठारे ने एक एनकाउंटर में मारा था। उस दिन से लेकर अब तक अफसा उन 4 लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। शायद इसी बेबसी ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना मुश्किल था। अब उस तरह अक्सर अपने दोस्तों के साथ चाची की बिरयानी खाने जाता था। चाची की वही छोटी सी बिरयानी शॉप अफसा की रोजी रोटी बन चुकी थी।
वहीं वह काम करती थी। इसी बहाने उस तरह की उससे बातचीत हो जाती है। एक दिन उस तरह ने अप्सा से कहा, किसी को मारना इतना आसान नहीं होता। जब हम किसी को मारते हैं ना, तो सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। और वैसे भी मैं बिना वजह के किसी को नहीं मारता। उस दिन उस तरह और उसके दोस्तों ने काफ़ी सारी बिरयानी पैक कराई। अप्सा ने सारी बिरयानी उनकी कार की डिग्गी में रख दी, लेकिन उसी डिग्गी में उसे एक गन भी दिखाई दे गई। पल भर के लिए उसके हाथ कांपे, फिर उसने गन चुपचाप अपने पास रख ली। यही हमें एक और सच पता चलता है। उस तरह और उसकी गैंग इंडिया छोड़ने की तैयारी में थे। 2 दिन बाद एक जहाज जाने वाला था और उसी में बैठकर वे फिजी रवाना होने वाले थे। उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जहां हर रोज किसी न किसी का खून करना पड़े। शायद इसी वजह से उस दिन वे खुलकर एंजॉय कर रहे थे। उधर अप्सा भी अपनी सारी प्लानिंग कर चुकी थी। उसके पास गन थी और इंस्पेक्टर पठारे का पूरा शेड्यूल भी। उसे मालूम था कि पठारे रोजाना एक खास शॉप पर जाता है। अप्सा भी उसी शॉप में पहुंच जाती है, क्योंकि उसका इरादा साफ था, वह पठारे को मारना चाहती थी। दूसरी तरफ जब उस तरह और उसकी गैंग मस्ती में डूबी हुई थी, तभी उस तरह और उसकी गैंग तक भी यह खबर पहुंच जाती है। अब अप्सा के ऊपर एक बड़ा संकट आने वाला था और उसकी गन उसी के बैग में मौजूद थी। लेकिन हालात इतने अचानक बदल गए कि हड़बड़ी में अप्सा अपनी गन बैग से निकाल ही नहीं पाती। इसी बीच पठारे वहां से निकल जाता है। तभी अप्सा की नज़र अंसारी पर पड़ती है। अंसारी एक वकील था और अप्सा की लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। अप्सा समझ जाती है कि अगर मौका हाथ से निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए वह वही फैसला करती है कि अंसारी को ही मार दिया जाए। जैसे ही अप्सा गन निकालती है, अंसारी को भनक लग जाती है और वह अचानक अप्सा पर हमला कर देता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अंसारी अप्सा को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक उस तरह वहां आ जाता है और अपने खास तरीके से अंसारी का गला काट देता है, जिससे अंसारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले अंसारी अप्सा को एक गोली मार चुका होता है। गोली लगते ही अप्सा जमीन पर गिर जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। उसकी हालत नाजुक थी। उस तरह बिना देर किए अप्सा को अपने घर लेकर जाता है। वहां उसकी गोली निकलवाई जाती है। ऑपरेशन के दौरान अप्सा को बेहद तेज दर्द सहना पड़ता है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि जब तक अप्सा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, उसे उसी घर में रहना होगा। इसी दौरान उस तरह को अप्सा की पूरी कहानी का पता चल जाता है। उसे मालूम पड़ता है कि अप्सा के पति के साथ अतीत में क्या हुआ था, किसने उसे मारा था और किन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया था। अप्सा की पूरी बैक स्टोरी अब उस तरह के सामने थी। उधर फिजी जाने वाली योजना भी रद्द हो जाती है। जहाज तैयार था, लेकिन हालात बदल चुके थे। अब तय हो चुका था कि उस तरह और उसकी गैंग मुंबई में ही रहेगी। शायद उनकी मौत भी यही होगी और उनकी आत्माएं भी यहीं भटकेंगी। कुछ समय बाद अप्सा पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब उसके अंदर बदले की आग और भी तेज हो चुकी थी। वह उस तरह से कहती है कि वह उसे गन चलाना सिखाए। थोड़ी हिचक के बाद उस तरह मान जाता है। कई दिनों तक उस तरह अप्सा को ट्रेनिंग देता है, निशाना लगाना, ट्रिगर कंट्रोल और हालात को समझकर फायर करना। अप्सा हर चीज़ सीखने लगती है। धीरे धीरे वह गन चलाने में काफ़ी माहिर हो जाती है। इसी बीच हम इस्माइल खान को देखते हैं। वह उस तरह को अपने पास बुलाता है और बिना कुछ कहे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वजह साफ थी, कुछ दिन पहले उस तरह ने एक होटल में अंसारी को मार दिया था। इस्माइल खान गुस्से में कहता है कि अंसारी जलाल के लिए काम करता था और उसे मारना बहुत बड़ी गलती थी। अगर जलाल को जरा भी भनक लग गई कि वे लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, तो वह कभी उनके हाथ नहीं आएगा। अब यहाँ इस्माइल खान उस तरह को उसके अगले मिशन के बारे में बताता है। वह कहता है कि नेपाल के काठमांडू में जलाल का बहुत सारा माल उतरने वाला है और इस बार वह सारा माल उनके कब्जे में आना चाहिए। इस्माइल खान साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि इस मिशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस तरह हाल ही के दिनों में लगातार गलतियां कर रहा था। इस बार उस तरह और उसकी पूरी गैंग पूरी तरह से तैयार थी। सबको पता था कि यह मिशन आसान नहीं होगा। जैसे ही वे नेपाल के लिए निकलते हैं और बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, उस तरह को एहसास होता है कि अब इंडिया छोड़ने का यही सबसे सही मौका है।
योजना पहले से ही बना ली जाती है कि इस काम के बाद वे लोग सीधे यूनान भाग जाएंगे। यूनान जाने का पूरा प्लान पहले ही फाइनल हो चुका था। इसी बीच उस्तरा चाहता है कि अप्सा भी उनके साथ जाए। कहीं ना कहीं वह अप्सा की तरफ खींचने लगा था, लेकिन अप्सा साफ मना कर देती है कि वह किसी के साथ भागने वाली नहीं है। तभी उस्तरा उसे एक कड़वी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उसके आदमी यानी महबूब को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा गया था। यह सुनते ही अप्सा के अंदर दबी हुई आग फिर से भड़क उठती है। आखिरकार वह उस्तरा के साथ जाने के लिए मान जाती है। कुछ ही समय बाद उस्तरा और उसकी गैंग नेपाल के काठमांडू पहुंच जाती है। जिस जगह जलाल का माल उतरने वाला था, वहां पहले से ही उस्तरा और उसके लोग मौजूद होते हैं। मौका मिलते ही वे पूरा माल अपने कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। जलाल के लोग पहले से ही पूरी तरह तैयार थे। अचानक चारों तरफ से जलाल के आदमी निकल आते हैं और उस्तरा की गैंग पर हमला कर देते हैं। भीषण फायरिंग होती है। उस्तरा के कई लोग वहीं मारे जाते हैं और आखिरकार उस्तरा को पकड़ लिया जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है जैसे उस्तरा अब बचने वाला नहीं है। उसी वक्त जलाल के लोग उसे कॉल लगाते हैं। जलाल उस समय कहीं और अपने दुश्मनों को कुचलने में व्यस्त था। फोन पर जलाल खुद उस्तरा से बात करता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि सालों पहले जलाल और उस्तरा एक साथ काम किया करते थे, लेकिन बाद में जलाल ने ISI के साथ हाथ मिला लिया, जबकि उस्तरा मुंबई चला आया। तभी से जलाल उस्तरा से नफरत करने लगा था। जलाल का मानना था कि उसकी पत्नी और उसके पेट में पल रहा बच्चा उस्तरा की वजह से मारा गया था। इतना ही नहीं, जलाल का भाई मोहसिन भी उसी के हाथों मारा गया था। हालांकि उस्तरा हमेशा से ही यही कहता आया था कि इन दोनों घटनाओं में उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जलाल अब किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं था। वह फोन पर ही अपने आदमियों को हुक्म दे देता है कि उस्तरा को मार दिया जाए। फोन कटते ही जलाल के आदमी उस्तरा को मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक वहां अफसा पहुंच जाती है। अब वह वही अफसा नहीं थी जो पहले डरती थी, क्योंकि उस्तरा उसे गन चलाना सिखा चुका था। अफसा अकेले ही जलाल के कई आदमियों को मार गिराती है। उसकी फायरिंग इतनी सटीक होती है कि दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसी तरह वह उस्तरा और उसकी गैंग के कई लोगों की जान बचा लेती है। कुछ देर बाद जब अफसा और उस्तरा साथ बैठे होते हैं तो माहौल अचानक शांत हो जाता है। उसी पल उस्तरा अपने दिल की बात अफसा से कह देता है। अफसा को समझ आ जाता है कि उस्तरा अब उससे प्यार करने लगा है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। अगली सुबह जब उस्तरा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि अफसा वहाँ नहीं है। वह बिना बताए ही चली गई होती है। यह जानकर उस्तरा को गहरा झटका लगता है। यही वह वक्त था जब उस्तरा और उसकी पूरी गैंग नेपाल बॉर्डर से यूनान जाने वाली थी, लेकिन अब यह प्लान भी कैंसिल हो जाता है। अफसा के जाने से उस्तरा पूरी तरह टूट जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे महसूस होता है कि वह अफसा से सच्चा प्यार कर बैठा है और अब वही लड़की उसे छोड़कर जा चुकी है। वह हर जगह अफसा को ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार उस्तरा इस्माइल खान के पास पहुंचता है। इस्माइल खान उसे समझाते हैं कि अब बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जलाल को धीरे धीरे उनके बारे में सब कुछ पता चलने लगा है। लेकिन उस्तरा की परेशानी कुछ और ही थी। वह इस्माइल खान से साफ कह देता है कि अफसा को हर हाल में ढूंढा जाए। इसके बाद हम जलाल को देखते हैं, जो स्पेन में रहता है और वहीं से मुंबई के पूरे धंधे को कंट्रोल करता है। मुंबई में उसके आदमी उसके काम संभालते हैं, जिनमें इंस्पेक्टर पठारे और शंकर शामिल हैं। हाल ही में जलाल का माल उस्तरा के हाथ लग चुका था। इसी वजह से जलाल आग बबूला होता है और पठारे और शंकर को सख्त लहजे में कहता है कि जो माल पकड़ा गया है उसके बदले अगले 3 हफ्तों में उसे डबल माल चाहिए। अगर वह माल नहीं मिला तो उनकी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। दूसरी तरफ हमारा उस्तरा अब पूरी तरह से एक टूटे हुए रोमियो में बदल चुका होता है। उसे हर वक्त सिर्फ अफसा की याद सताती रहती है। पहले उसे रोज एक नई लड़की चाहिए होती थी, लेकिन अब उसे सिर्फ और सिर्फ अफसा चाहिए। उस्तरा की हालत देखकर दादी एक लड़की को उसके पास भेजती है।
ताकि वह उसका मन बहला सके। लेकिन जैसे ही वह लड़की आती है उस तरह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे देखकर उसकी पूरी गैंग और लड़की भी घबरा जाती है और रो पड़ते हैं कि आखिर भाई को क्या हो गया। इसी बीच उस्तरा खुद से एक सवाल करने लगता है, आखिर अफसा क्या चाहती थी। उस्तरा को अब सच्चाई का अंदाजा हो जाता है कि अफसा किन लोगों को खत्म करना चाहती है। उसकी लिस्ट में जलाल, शंकर और पठारे तीनों के नाम शामिल होते हैं। यह जानने के बाद उस्तरा सीधा पठारे और शंकर के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उस्तरा अकेले ही तबाही मचा देता है। अड्डे पर दर्जनों लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उस्तरा उन सब पर भारी पड़ता है। गोलियां चलती है, लाशें गिरती हैं और पूरा अड्डा खून से भर जाता है। आखिर में हमें जलाल का एक बहुत बड़ा गोदाम दिखाया जाता है, जहां शंकर और पठारे कुछ देर पहले तक मौजूद थे, लेकिन वे दोनों वहां से भाग चुके होते हैं। गुस्से में भरा उस्तरा पूरे गोदाम को आग के हवाले कर देता है। कुछ ही मिनटों में जलाल का सालों का माल राख बन जाता है और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब इस्माइल खान को उस्तरा की इन हरकतों के बारे में पता चलता है तो वह बुरी तरह भड़क उठता है। वह उस्तरा पर चिल्लाता है और साफ समझाता है कि यह सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। अगर उस्तरा ने इसी तरह अपनी भावनाओं में बहकर फैसले लिए तो पूरा मिशन बर्बाद हो जाएगा और जलाल कभी भी उनके हाथ नहीं आएगा। दूसरी तरफ जलाल को भी अपने गोदाम के जलने की खबर मिल जाती है। वह तुरंत अपने आदमियों पठारे और शंकर को कॉल करता है। जलाल अब एक ही बात चाहता है, किसी भी हालत में उस्तरा को मार दिया जाए। उसके मुताबिक इस्माइल खान तो वैसे ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इधर जब उस्तरा इस्माइल खान के घर से निकल रहा होता है तभी उसकी नज़र घर की डस्टबिन पर पड़ती है। वहाँ चाची की बिरयानी के कुछ खाली बॉक्स पड़े होते हैं। यह वही बिरयानी थी जो अक्सर सिर्फ अफसा ही खाया करती थी। शक पक्का होते ही उस्तरा और छोटू चाची की बिरयानी वाली चाची का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां गणपति विसर्जन की तैयारियां चल रही होती है। भारी भीड़, ढोल ताशे और नाच गाना चारों तरफ फैला होता है। यहीं उस्तरा की नज़र अफसा पर पड़ती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती। वह इंस्पेक्टर पठारे की पत्नी बन चुकी होती है। यह देखकर उस्तरा पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। असल में अफसा का मकसद कुछ और ही होता है। वह पठारे के साथ मिलकर शंकर को खत्म करना चाहती थी और इसी वजह से उसने इंस्पेक्टर से शादी की थी। गणपति विसर्जन के दौरान अफसा शंकर के साथ नाचती है। भीड़ और शोर का फायदा उठाकर वह सही मौके का इंतजार करती है। मौका मिलते ही वह शंकर को मार डालती है, लेकिन तभी अफसा की नज़र अपने सामने उस्तरा पर पड़ जाती है। उसी पल एक आदमी अफसा को शंकर को मारते हुए देख लेता है। हालात को भांपते हुए उस्तरा बिना देर किए उस आदमी को मार देता है ताकि अफसा का राज किसी को पता न चले। इसके बाद उस्तरा वहां से चुपचाप निकल जाता है। तभी हमें एक बड़ी सच्चाई का पता चलता है। दरअसल अफसा पहले से ही इस्माइल खान के साथ मिली हुई थी। जब इस्माइल खान को यह एहसास हुआ कि उस्तरा अब पूरी तरह से रोमियो बन चुका है और काम के लायक नहीं रहा, तब उन्होंने अफसा को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। अफसा भी जलाल को ख़त्म करना चाहती थी और यही इस्माइल खान का मकसद भी था। इसी वजह से इस्माइल खान ने पूरी प्लानिंग रची। उसी प्लान के तहत शंकर को मरवाया गया और अगला निशाना इंस्पेक्टर पठारे था, जिसे जल्द ही ख़त्म करने का इरादा था। आगे हम देखते हैं कि जब अफसा अपने घर पहुंचती है तो वहां कोई उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वह कोई और नहीं बल्कि उस्तरा ही होता है। उस्तरा गुस्से में अफसा से सवाल करता है कि आखिर उसने बिना बताए उसे क्यों छोड़ा। तब अफसा उसे सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उसे समझ आ गया था कि उस्तरा उससे प्यार करने लगा है और यही प्यार उसके मिशन के रास्ते में रुकावट बन सकता था। इसी वजह से वह सब कुछ छोड़कर चली गई थी। अफसा साफ शब्दों में कहती है कि जो प्यार उस्तरा उससे चाहता है वह प्यार वह कभी नहीं दे सकती। उसे उसका शरीर नहीं चाहिए था बल्कि उसकी रूह चाहिए थी और वह रिश्ता अफसा के लिए मुमकिन नहीं था। यह सुनकर उस्तरा खामोशी से वहां से चला जाता है। अगले दिन उस्तरा को एक अहम टिप मिलती है। उसे पता चलता है कि उस रात मुंबई की मेट्रो ट्रेन में इस्माइल खान और अफसा मिलने वाले थे, लेकिन इसी बात की जानकारी इंस्पेक्टर पठारे को भी मिल चुकी होती है। पठारे अपने पुलिस वालों के साथ अगले पुलिस स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है।
असल में पठारे को सूचना मिली होती है। उसके मुताबिक उस ट्रेन में इस्माइल खान और उस्तरा दोनों मौजूद होने वाले थे और वह मौका देखकर दोनों को ही मार देना चाहता था। उधर उस्तरा भी फैसला कर चुका होता है कि जब तक अफसा जलाल को ख़त्म नहीं कर देती तब तक वह उसकी हिफाजत करेगा। इसी सोच के साथ वह मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर इस्माइल खान और अफसा के बीच मीटिंग चल रही होती है। उस्तरा बीच में आकर उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन इस्माइल खान गुस्से में उस्तरा को पीटना शुरू कर देते हैं। मार खाते हुए भी उस्तरा उन्हें चेतावनी देता है कि पठारे अगले स्टेशन पर उनका इंतज़ार कर रहा है और बेहतर यही होगा कि अफसा तुरंत वहां से निकल जाए, वरना हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। हालात की गंभीरता समझते हुए अफसा ट्रेन से उतर जाती है। जैसे ही अगला स्टेशन आता है, इंस्पेक्टर पठारे अपने पुलिस वालों के साथ ट्रेन में घुस जाता है और आते ही इस्माइल खान और उस्तरा पर गोलियां बरसाने लगता है। ट्रेन के अंदर दोनों तरफ से ज़बरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी गोलीबारी के दौरान एक गोली उस्तरा के गले में लग जाती है। गोली लगते ही वह संतुलन खो देता है और ट्रेन से बाहर गिरते हुए सीधे नदी में कूद पड़ता है। उधर इस्माइल खान भी इस फायरिंग में बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। अगले दिन अफसा को यह खबर मिलती है कि एक गैंग वॉर में उस्तरा मारा जा चुका है। यह सुनते ही अफसा पूरी तरह टूट जाती है। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर वह बिखर चुकी होती है। कुछ दिनों बाद पठारे अफसा के पास आता है। वह उसे बताता है कि उसने हनीमून प्लान किया है और वे दोनों स्पेन जाने वाले हैं। वहाँ जलाल साहब ने उन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। कुछ ही समय बाद अफसा और पठारे स्पेन के लिए रवाना हो जाते हैं। स्पेन पहुँचते ही जलाल खुद उनका इंतज़ार करता है। जलाल बेहद खतरनाक और खूंखार इंसान था। अगर उसे किसी पर ज़रा सा भी शक हो जाए तो या तो कोई उसे धोखा दे दे तो वह उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देता था। ऐसे माहौल में अफसा लगातार यही सोच रही होती है कि वह जलाल जैसे शख्स को आखिर मारेगी कैसे। यह काम आसान नहीं था, लेकिन इससे पहले कि अफसा कोई कदम उठा पाती उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। जलाल के लोगों को पता चल जाता है कि अफसा दरअसल इस्माइल खान के साथ मिली हुई थी और पठारे के साथ सिर्फ ढोंग कर रही थी। यह खुलासा होते ही अफसा को बेरहमी से पीटा जाता है। पठारे गुस्से में अफसा को जान से मारना चाहता था, लेकिन तभी जलाल उसे रोक देता है। जलाल बदले में अफसा के ही हाथों पठारे को मरवा देता है, क्योंकि पठारे अब उसके किसी काम का नहीं बचा था। जलाल के लिए वह एक बेकार मोहरा बन चुका था। इस तरह जलाल अपने ही आदमी को अफसा से मरवा देता है। इसके बाद अफसा को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। पठारे ने मरने से पहले जलाल से यह कहा था कि उसने उस्तरा को मार दिया है, लेकिन वह यह भी जानता था कि उस्तरा जिंदा है। जलाल ठंडे लहजे में बस इतना कहता है कि अगर उस्तरा जिंदा है तो वह खुद मेरे पास आएगा, लेकिन उसे मालूम है कि उस तरह जिंदा है। जलाल कहता है कि जब उस तरह मरेगा ना तो उसके दिल को मालूम चल जाएगा कि उस तरह मारा जा चुका है, और मेरा दिल अभी नहीं कहता। मेरा दिल कहता है कि उस तरह अभी भी जिंदा है और वो यहाँ ज़रूर आएगा अपनी महबूबा को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गले में गोली लगने के बावजूद उस तरह जो है वह मरा नहीं था, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब उस तरह को मालूम चला कि अफसा जो है वो पटारे के साथ स्पेन गई है और वह बहुत प्रॉब्लम में है, तब यहाँ पर उस तरह ने ठान लिया कि वो स्पेन जाएगा। तब वो स्पेन पहुंचकर वहाँ जलाल के अड्डे में घुस जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग थे और सभी के पास हथियार भी थे, लेकिन उस तरह जो है वह अकेले ही वहाँ घुसकर सभी लोगों को मारने लगता है। और तभी उस तरह के सामने जलाल की पत्नी राबिया आ जाती है। राबिया को देखते ही हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि राबिया जब प्रेग्नेंट थी तब वो इस्माइल खान के साथ मिली हुई थी और सारी खबर जो है वह इस्माइल खान को दिया करती थी। लेकिन यह बात जलाल के भाई मतलब कि मोहसिन को पता चल जाता है और अब मोहसिन राबिया के पास आता है। तब उस तरह भी यहीं पर मौजूद था, क्योंकि तब जलाल और उस तरह जो है वह साथ में काम किया करते थे। राबिया ने यहाँ पर उस तरह को बताया कि हमें जलाल धोखा दे रहा है। जलाल ने ISI के साथ हाथ मिला लिया है और उनके साथ प्लानिंग करके वो मुंबई पर अटैक करना चाहता है। मोहसिन भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और राबिया के हाथ में गन थी।
मोहसिन जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो राबिया यहाँ मोहसिन को गोली मार देती है। लेकिन यह सब कुछ बहुत ही हड़बड़ी में हुआ था, जिस वजह से राबिया यहाँ पर पैनिक हो चुकी थी। राबिया को ब्लीडिंग होने लगी थी। राबिया यहाँ उस तरह से कहती है कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जाते जाते उस तरह ने राबिया से कहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मोहसिन को मैंने मारा है और अब यहाँ से उस तरह चला जाता है। और यहाँ पर जलाल के लोग आकर राबिया को लेकर जाते हैं, लेकिन वो राबिया के बच्चे को नहीं बचा पाए थे। तब से ही राबिया यहाँ पर पागलों जैसे बिहेव करने लगी थी। लेकिन अब प्रेजेंट में जब राबिया उस तरह से मिली तो राबिया यह उस तरह को काल कोठरी की चाबी दे देती है जहाँ पर अफसा कैद थी। तब उस तरह अफसा को उस जगह से निकालता है और यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन अभी भी जलाल के बहुत सारे लोग थे जो कि उस तरह के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उस तरह तो यहाँ पर फुल फॉर्म में था। वो यहाँ अकेले ही उन सभी लोगों को बहुत ही गंदी मौत मारता है। आगे हम देखते हैं कि जलाल को एक बात मालूम चल जाती है कि राबिया इस्माइल खान के साथ पहले से ही मिली हुई थी और अब वो उस तरह के साथ मिली हुई है। यह बात जब जलाल को मालूम चली तो उसने सारा गुस्सा राबिया के ऊपर निकाल दिया, उसकी गर्दन को ही उखाड़ लिया। आखिर में उस तरह का सामना होता है जलाल से। जलाल बहुत ही खतरनाक और खूंखार आदमी है, वह अकेले ही सांडों से लड़ता है। तो फिर उस तरह क्या चीज़ है। शुरुआत में तो जलाल उस तरह के ऊपर बहुत भारी पड़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे उस तरह जो है वो जलाल के ऊपर भारी पड़ने लगा था। आखिर में उस तरह ने जलाल को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। और तभी यहाँ पर अफसा आई और यहाँ पर आते ही वह अपने महबूब का बदला लेती है और यहाँ पर जलाल को बहुत ही बुरी मौत मारती है। और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि इस्माइल खान को, जो कि मरे नहीं थे बल्कि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे और वह हॉस्पिटल में थे, तब उस तरह उनसे मिलने के लिए जाता है। और यहाँ इस्माइल खान उस तरह से कहते हैं कि अभी जलाल जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अभी यह मिशन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आप कौन हो हमारे। उस तरह कहता है कि कुतिया। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।